दंत कांति फ्रेश एक्टिव जेल, एक्स्ट्रा फ्रेशनेस का ये है नया नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुबह 8 बजे की ताजा खबर और मैं हूं प्रशांत कटारे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। खबर भोपाल से है। विधानसभा का चौथा दिन है आज विधानसभा सत्र का और आज सदन में बजट पर चर्चा होगी। कई मुद्दों पर ध्यानाकर्षण भी विपक्ष लाएगा। वृद्धावस्था पेंशन को लेकर भी ध्यानाकर्षण लाया जाएगा। यूनानी महाविद्यालय पाठ्यक्रम का भी मुद्दा उठेगा। विपक्ष लाडली बहना की राशि का मुद्दा भी उठा सकता है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीतासरण शर्मा आयुष मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। तो आज मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र का चौथा दिन है और आज कई मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर सकता है। और न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, विधानसभा का चौथा दिन, आज कौन से ऐसे बड़े मुद्दे रहेंगे जिन पर कोशिश होगी सरकार को घेरने की? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं प्रसाद, सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो नर्सिंग को लेकर लगातार जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है। कल जिस तरीके से जब बजट अभिभाषण शुरू हुआ उस दौरान भी विपक्ष की तरफ से नर्सिंग घोटाले के पर चर्चा कराए जाने को लेकर जमकर हंगामा हुआ और अध्यक्ष आसंदी के पास बैठकर उन्होंने धरना भी दिया और पूरे समय वो नारेबाजी करते रहे। इसके साथ ही देखिए, जिस तरीके से कल बजट पेश हुआ और बजट में लाडली बहनाओं की राशि बढ़ाने को कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसके साथ ही किसानों को एमएसपी की बात हो या युवाओं को रोजगार को लेकर देने की बात हो, ये जो मुद्दे हैं जो संकल्प पत्र में बीजेपी ने 2023 के विधानसभा चुनाव में शामिल किए थे, साफ तौर पर कांग्रेस जो है वो अब इन मुद्दों को सदन में उठाने जा रही है कि आपने जो वादे किए थे इसका बजट में कहीं कोई प्रावधान नहीं किया गया। इसका मतलब साफ है कि जो जनता से जो वादे किए थे वो आपने गलत वादे किए थे और उनको आप पूरा नहीं कर रहे। हालांकि कल ही जो है वो वित्त मंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वो ये साफ कर चुके हैं कि संकल्प पत्र है वो 5 साल के लिए और धीरे धीरे करके सभी संकल्प जो है वो पूरे किए जाएंगे। लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार इन मुद्दों को लेकर हमलावर है और नर्सिंग को लेकर तो देखिए पहले दिन से ही लगातार वो मांग कर रहे हैं। हालांकि ध्यानाकर्षण के दौरान इस पर लगभग 7 घंटे की चर्चा हो चुकी है, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से जवाब आए थे उससे जो सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब आए थे उससे विपक्ष जो है वो संतुष्ट नहीं है और वो अधिक समय और चाहता है चर्चा के लिए। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने भी इस मामले में कल कहा था कि पर्याप्त चर्चा हो चुकी है और यदि आगे आपको चर्चा करनी है तो जो विधि संगत नियम है उसके तहत आपको आना होगा। किसी दूसरे सत्र के दौरान आप इस तरीके से हंगामा नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आज कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यानाकर्षण भी जो है वो लगाए गए हैं, चाहे वो यूनानी चिकित्सा पद्धति को लेकर हो, मेडिकल कॉलेजेस को लेकर हो, लाडली बहनाओं की राशि को लेकर हो या तमाम जो जनहित से जुड़े जो मुद्दे हैं उस मुद्दों को लेकर आज ध्यानाकर्षण लगाया गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण तो जो है जो बजट पर जब चर्चा शुरू होगी तो विपक्ष निश्चित तौर पर जो संकल्प पत्र में जो वादे किए गए थे उनको लेकर मध्य प्रदेश की सरकार को घेरने का काम कर सकती है। हालांकि कल जिस तरीके से विधायक दल की बैठक हुई है उसमें संगठन की तरफ से साफ ये कह दिया गया है कि जिस भाषा में विपक्ष के लोग बात करेंगे उसी भाषा में उनको दो टूक जवाब देना है। यानी सीधे तौर पर रणनीति बना ली गई है कि विपक्ष जो भी हमलावर होगा उस पर। शैलेंद्र, बड़ी बात आपने कह दी है कि जिस भाषा में विपक्ष बात करेगा उसी भाषा में जवाब भी मिलेगा। अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए शैलेंद्र, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और भोपाल में एमपी के 14 जिलों में भारी बारिश होगी। मौसम विभाग के जारी बारिश का अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। भोपाल और इंदौर समेत कई जिलों में बारिश की आशंका जाहिर की गई है। एमपी के ज्यादातर जिलों में आंधी और बारिश के आसार बने हुए हैं। एमपी के 14 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कल भोपाल और इंदौर में दोपहर बाद जमकर बारिश हुई थी। मध्य प्रदेश के 14 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है और इसके मद्देनजर स्थानीय प्रशासन को भी व्यवस्थाएं रखनी होंगी। खबर ग्वालियर से है, जहां झमाझम बारिश का दौर अभी भी जारी है। सुबह 5 बजे से पूरे जिले में बारिश हो रही है और जिले में 24 घंटे में 21 मिलीमीटर बारिश हुई है। सीजन में अब तक 151 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। अगले 3 दिनों तक तेज बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने 3 दिनों में और बारिश होने की संभावना ग्वालियर अंचल में जताई है और अभी भी बारिश का दौर जारी है।
और न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ इस खबर पर भी बने हुए हैं। शैलेंद्र, बारिश का दौर जारी है, खासतौर से अगर 14 जिलों की बात करें मध्य प्रदेश के, अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर चलेगा। ग्वालियर में अभी भी बारिश का सिलसिला जारी है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश के 14 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। हालांकि पूरे मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरीके से सक्रिय है, लगातार अलग अलग हिस्सों में बारिश हो रही है, लेकिन ये जो 14 जिले जो बताए गए हैं इनमें भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि वो ग्वालियर में सुबह 5 बजे से लगातार झमाझम बारिश का दौर जारी है। और राजधानी भोपाल की मैं अगर बात करूं तो कल दिन भर भले ही उमस का थोड़ा सा मौसम रहा हो, तो दिन में थोड़ी सी फुहारें गिरी थी, लेकिन शाम ढलते ढलते काफी तेज बारिश आधे घंटे तक यहाँ दर्ज की गई। लगभग आधा इंच जो बारिश है वो दर्ज की गई है। तो अगर मध्य प्रदेश की राजधानी की बात हो या फिर चाहे इंदौर हो, उज्जैन हो या पूरा मालवा निवाड़ जो है वो लगातार बारिश से तरबतर हो रहा है। इसके साथ ही ग्वालियर चंबल संभाग जिसने बहुत ज्यादा तपश झेली, वहां पर भी मानसून अब पूरी तरीके से मेहरबान नजर आ रहा है और वहां पर भी झमाझम बारिश का दौर जो वो लगातार जारी है। तो पूरे मध्य प्रदेश में इस समय पूरे जो अलग अलग सिस्टम बने हुए उसके तहत जो है वो लगातार बारिश हो रही है और उससे पूरा मध्य प्रदेश जो है वो बारिश से सराबोर नजर आ रहा है। लेकिन जिन 14 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है वह साफ तौर पर यह कहा गया है कि वहां भारी बारिश जो है वो वहां हो सकती है, नदी नालों में उफान जो है वो देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो लगातार अगर हम कहें तो आने वाले कुछ दिन भोपाल ही नहीं बल्कि करीब 14 जिलों के लिए अलर्ट है। शुक्रिया आपका शैलेंद्र जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, खबर ग्वालियर से। भोले बाबा के आश्रम पहुंची है पुलिस। भोले बाबा उर्फ नारायण हरि साकार के आश्रम पुलिस पहुंची हुई है। झंडा का पूरा गांव में किराए के मकान में बाबा का आश्रम चल रहा है। तिघरा थाना पुलिस ने आश्रम पहुंचकर तलाशी भी ली है। आश्रम में ताला लगा हुआ है। मकान मालिक से जानकारी ली गई है। बाबा के सेवक ने ये प्रॉपर्टी किराए पर ली हुई थी। 2023 में ग्वालियर में बाबा का सत्संग हुआ था और यूपी के हाथरस में बाबा के सत्संग में भगदड़ में 121 लोगों की जान गई हुई है। उसी के बाद से प्रशासन लगातार बाबा से जुड़े जगहों की तलाशी में जुटा है। सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर। सुशील, क्या मिला बाबा के जो आश्रम में तलाशी के लिए प्रशासन की टीम पहुंची थी? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर के तिघरा रोड स्थित झंडापुरा गांव है। यहाँ बाबा भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि का आश्रम था और पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली थी, इनपुट मिला था हाथरस से, उसके बाद पुलिस की टीम, तिघरा पुलिस की टीम यहाँ पहुंची थी। जाकर उन्होंने आश्रम की तलाशी ली, लेकिन आश्रम में ताला लगा हुआ था और जो पुलिस को जानकारियाँ मिली थी उसके मुताबिक यही है कि इस आश्रम को बाबा के एक सेवादार ने किराए पर लिया था। और जब मकान मालिक से पुलिस ने बातचीत की तो उसमें ये बताया मकान मालिक ने कि काफ़ी पहले उन्होंने बाबा के सेवादारों से ये आश्रम जो बाबा के नाम पर बनाया गया था उसे खाली करा लिया था और यहाँ बाबा की कोई अभी गतिविधियाँ नहीं थी। लेकिन ये भी जानकारी सामने आई है कि मई महीने में भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि ग्वालियर आए थे, तिघरा के इसी आश्रम पर रुके थे। इसके पहले भी यहाँ छोटे मोटे सत्संग हुए हैं। इसके अलावा 2023 में ग्वालियर में बड़ा सत्संग हुआ था बाबा का, जिसमें हजारों की तादाद में लोग जुटे थे। लेकिन अभी पुलिस और प्रशासन इस मामले पर किसी तरह की जानकारी नहीं दे रहा है। लेकिन जो जानकारियाँ मिली उसके मुताबिक यही है कि मई महीने में भोले बाबा उर्फ नारायण हरि साकार ग्वालियर में थे और यहाँ कई दिनों तक वो रुके थे। उनके साथ यूपी का काफिला था, कई महिला और पुरुष उनके जो भक्त थे, जो सेवादार थे, वो भी यहाँ थे। तो निश्चित तौर पर पुलिस ने जो जानकारियाँ हासिल की, तिघरा पुलिस ने, वो जानकारियाँ अब उत्तर प्रदेश की हाथरस पुलिस को भी शेयर की, क्योंकि भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि की तलाश सभी जगह जारी है। और हालांकि बाबा का बयान भी सामने आ गया, लेकिन कहीं ना कहीं अब पुलिस जो है इस मामले में लगातार जो है कार्रवाई कर रही है। जहां भी उनके आश्रमों की जानकारी मिल रही है वहां पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, सर्चिंग कर रही है और निश्चित तौर पर इंटेलिजेंस एजेंसियां भी बिल्कुल। सुशील, कब से ये आश्रम चल रहा है बाबा साकार हरि उर्फ भोले बाबा का? दूसरा, अभी तक क्या क्या एक्टिविटीज या क्या क्या धार्मिक आयोजन इसके जरिए किए गए ग्वालियर क्षेत्र में? बिल्कुल, देखिए आश्रम की पुख्ता जानकारी तो नहीं है कितने समय से ये चल रहा था, लेकिन जानकारी यही है कि कम से कम 2-1 साल से ये आश्रम संभवतः चल रहा था, क्योंकि जिस तादाद में ग्वालियर अंचल में बाबा भोले बाबा और हरिनारायण साकार के अनुयायी हैं, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लंबे समय से यहाँ बाबा की धार्मिक गतिविधियाँ चल रही थी। और जो जानकारियाँ मिली है पुलिस को उसके मुताबिक ये कि बाबा के पिछले साल
संभवतः दो जो बड़े जी। सत्संग है ग्वालियर में हुए थे। एक जो ग्वालियर के तिघरा इलाके में ही हुआ था, दूसरा ग्वालियर शहर के नज़दीक में ही हुआ था। तो अब ग्वालियर पुलिस ने सारी जो जानकारियां, इंटेलिजेंस एजेंसियों ने सारी जानकारियां जो हासिल की है उसे सरकार को उपलब्ध कराया। सरकार निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस से ये जानकारियां शेयर कर रही है, क्योंकि निश्चित तौर पर जो हाथरस में बड़ा हादसा हुआ था, उस हादसे में ग्वालियर से भी 12 महिलाएं करीब गई थी। उनमें से एक महिला की, ग्वालियर की जो निवासी थी रामश्री, उनकी मौत भी हुई थी और उनके जो प्रत्यक्षदर्शी उनसे भी हम लोगों ने बात की थी। तो निश्चित तौर पर बड़ा हादसा था। उसके बाद सरकार, उत्तर प्रदेश और हाथरस पुलिस प्रशासन लगातार इस मामले में सक्रिय होकर कार्रवाई कर रहा है और जानकारियां हासिल कर रहा है। और यही वजह है कि जो देश के अन्य राज्यों में, चाहे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जहां भी बाबा के आश्रमों की जानकारियां हाथरस पुलिस को या उत्तर प्रदेश पुलिस को मिल रही है, तो वहां से उनके जरिए जो स्थानीय राज्यों के पुलिस प्रशासन से जानकारी मांगी है कि कहीं अगर बाबा उनके इलाके में आए हो तो फिर निश्चित तौर पर जानकारी उपलब्ध कराए। तो बिल्कुल। निश्चित तौर पर कहीं ना, चूंकि एटा मैनपुरी जो मुख्य आश्रम है भोले बाबा का, उसमें कुछ गतिविधियां संदिग्ध भी पाई गई हैं। ग्वालियर में कोई ऐसी जानकारी है कि ऐसी कोई एक्टिविटीज जो पुलिस को लगी हो कि ये संदिग्ध थी? देखिए, अभी पुलिस ने इसमें अधिकृत तौर पर तो जानकारियां नहीं दी है, लेकिन पुलिस को जो आसपास के लोगों से जानकारियां मिली थी उसके मुताबिक यही था कि बाबा यहाँ आते थे, रुकते भी थे। उनके साथ बड़ी तादाद में जो सेवादार महिलाएं थी वो भी आती थी, पुरुष भी यहाँ रहते थे और उनसे मिलने के लिए, बाबा से मिलने के लिए बड़ी तादाद में लोग भी आसपास के आते थे। और ये भी जानकारियां मिली है कि बाबा जब यहाँ रहते थे, मई में भी जब यहाँ आए थे, उसके पहले भी सत्संग के दौरान यहाँ रहते थे झंडापुरा के आश्रम में, तो उनकी तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहती थी, निजी सुरक्षा व्यवस्था रहती थी। बाबा के पास जाना सभी के लिए आसान नहीं होता था और यही वजह है कि अब जो है पुलिस ने जो भी जानकारियां हासिल की है उसकी रिपोर्ट तैयार की है और रिपोर्ट निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार और हाथरस पुलिस प्रशासन के साथ शेयर की जाएगी, क्योंकि वहाँ से ही इनपुट मिला था कि हो सकता है कि बाबा भोले बाबा उर्फ नारायण हरि साकार मध्य प्रदेश या राजस्थान के जो उनके आश्रम है जहाँ किराए से संचालित है या फिर उनके खुद के बनाए आश्रम है सेवादारों के, वहां जा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर तो ये आशंका लगातार बनी हुई है कि भोले बाबा कहीं दूसरी राज्य में जो बने आश्रम है वहां भी जा सकता है। शुक्रिया सुशील पूरी जानकारी के लिए। खबर रतलाम से, जहां आलोट नायब तहसीलदार पर आरोप लगा है, आपत्तिजनक वीडियो शेयर करने के आरोप लगे हैं और बीजेपी संघ के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो अपलोड करने के आरोप है। धार्मिक भावनाएं आहत करने का भी आरोप लगा है। नगर परिषद उपाध्यक्ष ने थाने में शिकायत की है। नायब तहसीलदार महमूद अली ने भी आवेदन दिया है। मेरी आईडी हैक कर वीडियो शेयर किया गया है। न्यूज 18 संवाददाता सुधीर जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं रतलाम से। सुधीर, इस वीडियो में है क्या जिसके बाद ये पूरा विवाद खड़ा हो गया? देखिए, युवती का वीडियो है जिसमें संघ और बीजेपी के खिलाफ आपत्तिजनक बातें इसमें कही गई है और ये वीडियो जो है महमूद अली जो नायब तहसीलदार है उनके द्वारा बीते कुछ वर्षों पहले शेयर किया गया था। क्योंकि जैसे ही यह मामला संज्ञान में आया तो उसके बाद उन्होंने एक आवेदन थाने पे दिया और कहा कि मेरी आईडी हैक हो चुकी है, लेकिन उसके बाद ही उन्होंने जो भी उनके फ्रेंड लिस्ट थी उस सभी को जो है अनफ्रेंड करके जो अपनी आईडी डिलीट कर दी। ऐसे आरोप यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। और जो नगर परिषद के उपाध्यक्ष है महेंद्र सिंह सोलंकी, उन्होंने इस पूरे मामले की जो शिकायत है आलोट थाने को की है और इसकी जो पूरी संबंधित की जो जांच है वो उसकी पूरी बात यहाँ पे कही गई है। क्योंकि पूरा मामला पिछले 2 दिनों से लगातार गर्मा रहा है। संघ के जो पदाधिकारी है उन्होंने भी आलोट थाने पहुंच के जो शिकायत दर्ज करवाई और अब देखना यह है कि क्या जो राजस्व विभाग है वो कोई एक्शन लेता है नायब तहसीलदार के खिलाफ, कोई जांच बैठाई जाती है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, लेकिन नायब तहसीलदार महमूद अली भी ये कह रहे हैं कि भाई आईडी हैक कर ली गई थी। अब इसमें कितना दम है? ये ठीक बात है कि जांच के बाद ही तस्वीर साफ होगी। सुधीर, देखिए, आईडी जब हैक होती है तो उसके बाद फिर आईडी एकाएक डिलीट नहीं हो पाती है। आप खुद भी हम लोग खुद भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो एकाएक आप सभी फ्रेंड को अनफ्रेंड कर दें फिर आईडी डिलीट कर दें, ये जब आईडी हैक होती है तो ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये बात बहुत सारी सामने आ रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि इन्होंने खुद में आईडी हैक नहीं हुई हो, बचाव करने के लिए इन्होंने इस तरह की दलील दी है। तो ये सब बातें जांच में आएंगी और आलोट थाना जो पुलिस है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हो सकता है कि जो नायब तहसीलदार उनके आज बयान दर्ज किए जाए। शुक्रिया सुधीर पूरी जानकारी के लिए। खबर रायपुर से। रायपुर में कांग्रेस आज विरोध प्रदर्शन करेगी। बिजली समस्या पर आवाज बुलंद करेगी कांग्रेस।
प्रदेश भर के बिजली ऑफिस का घेराव भी किया जाएगा। दोपहर में बूढ़ा तालाब बिजली ऑफिस का घेराव करने की तैयारी है कांग्रेस की। और न्यूज 18 संवाददाता तनु वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। तो तनु, आज बिजली समस्या पर घमासान होगा छत्तीसगढ़ में, रायपुर में। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में बिजली की कटौती और बिजली दर में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस जो है वो प्रोटेस्ट करने वाली है और आज प्रदेश भर में बिजली ऑफिस का इसी कड़ी में जो है वो घेराव किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस की राजधानी रायपुर में कांग्रेस के सभी बड़े नेता और कार्यकर्ता जो है दोपहर 1 बजे बूढ़ा तालाब के पास जो बिजली ऑफिस है वहां पर घेराव करेंगे और इस दौरान बढ़ी हुई बिजली दर, बिजली की कटौती और बिजली की अव्यवस्थाओं को लेकर जो है वो प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा। और इस पूरे मामले को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जो है वो जारी है। हाल ही में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा था कि कांग्रेस की सरकार के दौरान बिजली पूर्ति के लिए ट्रांसफार्मर की पावर जो है वो बढ़ाए गए थे और नए ट्रांसफार्मर भी लगाए गए थे, लेकिन भाजपा की सरकार में 6 माह में ही बिजली की व्यवस्था जो है वो चरमरा गई है और इसी को लेकर आज प्रदेश व्यापी प्रोटेस्ट कांग्रेस जो है वो कर रही है। जी शुक्रिया तनु इस पूरी जानकारी के लिए। तो आज बिजली के मसले पर कांग्रेस सरकार को घेरेगी। और छत्तीसगढ़ में फिर शुरू हुई बीजेपी के सहयोग केंद्र। आम जनता और कार्यकर्ताओं की सुनेंगे समस्या। अलग अलग दिन मंत्री सहयोग केंद्र में रहेंगे। रायपुर में आज मंत्री लखन लाल देवांगन मौजूद रहेंगे। तो एक बार फिर से बीजेपी के सहयोग केंद्र शुरू हो गए हैं और इसमें जिम्मेदारी या कहीं ड्यूटी लगाई गई है मंत्रियों की। सूरजपुर से खबर है, पंचायत में रीपा के तहत 15 लाख रुपए का गबन का मामला सामने आया। ठेकेदार, सरपंच और सचिव के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। 2 साल पहले रीपा योजना के तहत रुपए गबन की शिकायत मिली थी। प्रेमनगर के वृंदावन गांव का मामला। कांकेर शहर के उदयनगर वार्ड में भालू नजर आने से हड़कंप मच गया। वार्ड की गलियों में भालू घूमता हुआ दिखा है। भालू को कुत्तों ने भगा दिया। मामला कांकेर वन क्षेत्र का है। तो ये तस्वीरें सामने आई कांकेर से, जहां एक भालू रहवासी क्षेत्र में घूमता हुआ नजर आया। हालांकि कुत्तों ने इसे यहां से दौड़ा दिया, लेकिन ये लोगों के लिए खतरे का सबब भी है। घरों के पीछे ये भालू विचरण करता हुआ, घूमता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दंतेवाड़ा में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारी जोरों पर है। हर साल होने वाले इस आयोजन को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। पिछले 2 सालों से ये भव्य यात्रा हो रही है। भगवान जगन्नाथ की यात्रा 7 जुलाई से शुरू होगी और इस बीच भगवान अपनी मौसी के घर सप्ताह भर रुकेंगे। उनकी इस लीला को विधि विधान से पूरा कराने के लिए जयपुर से विद्वान पहुंचे हैं। आगे बढ़ेंगे। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उनकी शादी में कुछ ही दिन बचे हैं। इस बीच शादी से पहले अंबानी परिवार ने मामेरू रस्म को धूमधाम से मनाया। मामेरू एक पारंपरिक समारोह है जो शादी से कुछ दिन पहले गुजराती संस्कृति में मनाया जाता है। इस रस्म में दुल्हन को दूल्हे के मामा से उपहार मिलते हैं, जिसमें पारंपरिक कपड़े, आभूषण, पारंपरिक साड़ियां और चूड़ियां समेत कई तोहफे और आशीर्वाद दिया जाता है। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी की मां पूर्णिमा दलाल, नीता अंबानी की बहन ममता दलाल और उनका परिवार अनंत और राधिका को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। फंक्शन के लिए एंटीलिया को लाइटों से सजाया गया। बता दें कि अनंत और राधिका 12 जुलाई को शादी के बंधन में बंधेंगे। यह शादी समारोह मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में होगा, जिसमें देश और दुनिया की कई नामचीन हस्तियां शामिल होंगी। और अब रुख करेंगे 2020 का।